शिवलाल शुक्ल का जन्म। तो 3-4 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहले तो शेर में बात शुरू कर रहा हूँ कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये शेर मैंने विशेष मूड में कहा। मैं बात करनी है मुझे व्यंग की, और मैं बात कर रहा हूँ शायरी की। शिवलाल जी के पास जिन भी विधाओं में उन्होंने काम किया, क्या वो कहानी पे काम किया, चाहे वो उपन्यास पे काम किया, चाहे वो नाटक, कहा कि नाटक नहीं है, एक कहानी उनकी ऐसी है जो पूरी नाट्य शैली में है। वो राजनीतिक कहानी है, नाम याद नहीं है, वो है। उसके अलावा उपन्यास आप सिर्फ राग दरबारी की बात करते हैं, और जब मैं मैंने इतिहास लिखा व्यंग का, अगर लोग जानते होंगे, जब राग दरबारी पर बात चल रही थी और विश्व साहित्य और राग दरबारी के तुलनात्मक अध्ययन पर बात की, तो 1984 ऑरवेल का एनिमल फॉर्म, सर्वेंटीज का उपन्यास, पीजी वुडहाउस के बहुत सारे उपन्यास, रिलीज एडवेंचर से लेकर सारे उपन्यास, और जब उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा था, तो मैंने बहुत डरते डरते एक बात कही कि अगर दुनिया में व्यंग उपन्यासों की कोई श्रेणीबद्धता निर्धारित हो, तो शायद डरते डरते बोला था, बच्चा था, आवाज में, शायद शिवलाल शुक्ल का राग दरबारी बेस्ट साबित होगा, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास साबित होगा। लोगों ने इसकी आलोचना भी की, लोगों ने कहा आपने नहीं पढ़ा, आपने वो नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा। मैंने कहा कि इतने बड़े कैनवस पर पूरा काम उतार दिया आपने आजादी के बाद का, और कहीं पर भी व्यंग की जो शैली है, व्यंग का जो शिल्प है, व्यंग की जो भाषाई शक्ति है, उसको कहीं भी धूमिल नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ा काम होता है। अगर ये काम किसी भी भाषा के किसी भी उपन्यास में अगर हो, तो मुझे कृपया बताएं, मैं भी अपनी जानकारी बढ़ा दूँ। तो और एक चीज़ और बीच में बात करनी है कि राग दरबारी की बात होती है, मकाम की बात होती है, विश्रामपुर का संत की बात होती है, दो उपन्यासों की बात सबसे कम होती है। एक है सूली घाटी का सूरज, जो उनके बेहतरीन उपन्यासों में से एक है, और दूसरा उपन्यास जिसे राग दरबारी के बाद मैंने सबसे ज़्यादा मन से पढ़ा, उसका नाम है पहला पड़ाव। अगर आप पहला पड़ाव पढ़ेंगे तो आपको शिवलाल शुक्ल का वही तेवर, वही शिल्प, वही शैली काम नहीं है, और वो सब आनंद उसमें आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये अगर शिवलाल जी के सारे उपन्यासों में देखा जाए तो ये शायद दूसरा उपन्यास उनका होगा। खैर, मेरी ये बात उपन्यास पर नहीं करनी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये बात कह देनी चाहिए। तो शिवलाल जी ने उपन्यास को मैंने छोड़ दिया, मैंने चलना है उपन्यास से। शिवलाल जी के पास दो विधाओं का उन्होंने माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। पहला कहानी का, दूसरा निबंध का। निबंध के बारे में बड़ी अजीब बात है कि जिस व्यक्ति के पास व्यंग का सबसे अच्छा शिल्प हो, उनसे टिककर सिर्फ एक व्यक्ति रहते हैं, शरद जोशी। व्यंग के शिल्प की बात आती है तो जिस व्यक्ति के पास व्यंग का सबसे अच्छा शिल्प हो, लेकिन और आप लोग जो भी व्यंग से जुड़े हुए लोग जानते हैं कि व्यंग का जो निबंध होता है वो विट, आयरनी, प्रतीकात्मकता और सादृश्य विधान चारों का एक समुच्चय बनाकर इस तरीके से रचनाकार उनको पेश करता है कि व्यंग की धार भी बनी रहे और निबंध का जो बंधन है वो भी ना टूटे। इस मामले में बड़ी अजीब बात है कि वो व्यक्ति जो शिल्प का मास्टर था वो बहुत सफल नहीं हुआ। आपको अगर शिवलाल जी के व्यंग निबंध देखने हो तो आपको शिवलाल जी के व्यंग निबंध नहीं याद आएंगे, लेकिन आपको याद आएंगी, जब भी याद आएंगी आपको शिवलाल जी की व्यंग कहानियाँ याद आएंगी। कारण ये है कि व्यंग कहानी और कहानी के बीच का जो बेसिक फर्क है वो है प्रसंग वक्रता। और अगर आपको बढ़िया व्यंग कहानी लिखनी है तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात कि प्रसंग वक्रता बढ़िया हो, और दूसरी बात उसमें आप जो शैली है, उत्तर है, प्रतीकात्मकता है, विट है, आयरनी है, उनका एक इस तरीके का समन्वय बनाया जाए कि कहीं पर भी
कहानी के केंद्र से व्यंग न हटे। एक बात मैं और भी कहता हूँ, जो नए लोग हैं वो शायद जान भी लें इसका, कि कहानी और व्यंग कहानी के बीच का जो फर्क है वो इस बात को इस चीज़ से निर्धारित होता है कि जब व्यंग कहानी के केंद्र में स्थापित होकर कहानी पर छा जाता है तो वो व्यंग कहानी होती है, और जब किसी तरीके से कहानी में व्यंग आ जाता है लेकिन उसके केंद्र में स्थापित नहीं हो पाता, तब वो कहानी में व्यंग होता है। और शेरलाल जी व्यंग कहानी लिखने के निष्णात थे, ये बात मैं नहीं कहता। उनकी कुंती देवी का झोला जैसी कहानी कहती है, उनकी सहारनपुर में कुछ दिन जैसी कहानी कहती है, उनकी अगली शताब्दी का शहर जैसी कहानी कहती है, उनकी एक देहाती की नज़र में शहर के 100 मीटर जैसी कहानी कहती है। और विश्वास मानिए, ये कहानी किसी परसाई की कहानी से, किसी शंकरपुर सांबेकर की कहानी से, किसी लतीफ भोगी की कहानी से, या किसी सुदर्शन मजीठिया की कहानी से कम नहीं है। कहीं कहीं पर वो किस है। कारण ये है कि प्रसंग वक्तृता का तो बढ़िया निर्वाह है ही, कौतूहल जो कहानी का, पहली राजकुमार गौतम जी बैठे हैं, रेखा अवस्थी जी बैठे हमारे बीच, ये लोग कहानी और व्यंग और उपन्यास तीनों चीज़ों के मास्टर हैं। ये लोग जानते हैं कि जब कहानियाँ अपनी कौतूहलता को बनाए रखती हैं, जब कहानियाँ अपने समापन बिंदु तक आते आते वो प्रभाव छोड़ती है जहाँ पर कि पाठक एकदम से अचंभित सा रह जाता है, और उसके साथ अगर आप उस धार पर चलते हुए व्यंग को भी साथ साथ अगर आप लेकर चलते हैं तब बढ़िया कहानियों का सृजन होता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास शेरलाल शुक्ल जैसा कहानी का, शेरलाल शुक्ल जैसा व्यंग कथाकार मौजूद है जिसके खाते में इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। और मैं तो सच कहूँ कि मैं देवेश के मामले में बहुत बड़ा आभारी भी हूँ कि हम शेरलाल शुक्ल को सिर्फ राग दरबारी के कारण जानते हैं, और बहुत इसलिए जानते हैं कि विश्रामपुर का संत था क्योंकि उसको व्यास सम्मान मिला, इसलिए भी उसको जानते हैं। बाकी चीज़ों पर हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। सूरी घाटी का सूर्य से लेके और पहला पड़ाव तक, मकान तक बहुत सारी चीज़ें विस्मित होती चली गई। और सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति जो अपनी व्यंग कथाओं के कारण, शायद परसाई के बाद के अगर मैं 5 व्यंग कथाकार लूँ तो मुझे शेरलाल शुक्ल का नाम उसमें हर बार लेना पड़ेगा। और जब मैंने हिंदी व्यंग का इतिहास लिखा तो इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया कि शेरलाल शुक्ल सिर्फ राग दरबारी के लेखक नहीं है, शेरलाल शुक्ल इस हिंदी के सबसे बड़े व्यंग कथाकार, 3 व्यंग कथाकार अगर मैं मान करते हो तो उनमें से एक है। लेकिन इस पर बात नहीं हुई। मैं साहित्य अकादमी का इस बात के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस बात पर बात चली। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार शेरलाल शुक्ल को आप उनकी कहानियों से, कुछ किताबें उनकी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से वहाँ उमरावनगर में कुछ दिन में 3 कहानियाँ हैं। विनीता जी बैठी है तो देखो और भी अच्छा लगेगा। उसमें 3 कहानियाँ हैं। कुंती देवी का झोला, उमरावनगर में कुछ दिन, और एक रचना जिसको लेके शेरलाल जी की आलोचना बहुत हुई, उसका नाम है मम्मी जी का गधा। अगर आपको याद हो तो मम्मी जी का गधा नाम की कहानी है जो कि कुछ पारिवारिक तरीके की कहानी है। मुझको अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा लग रहा है कि शेरलाल जी ने अपने बच्चे से जोड़कर कुछ कहानी ऐसी लिखी जहाँ पर वो अपने बच्चे की शरारतों को उनको रेखांकित करना चाह रहे थे। लेकिन उस कहानी की सबसे जो बड़ी क्वालिटी है, देखिए, वो कहानी निजी संबंधों की कहानी है, अपने पारिवारिक रिश्तों की कहानी है। लेकिन वो कहानी पारिवारिक रिश्तों की कहानी कहते कहते तब वो व्यंग में चले जाते हैं, और तब वो उनका व्यंग हास्य के साथ साथ आता है। आते 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 अंत तक आते आते, समापन बिंदु तक आते आते ऐसे चुटकी काटता है कि आपको लगता है, देखिए साहब, गाड़ी जा तो रही थी हाथी की पटरी पर, लेकिन जब उसका स्टेशन आया तो स्टेशन पर वो गाड़ी व्यंग के प्लेटफॉर्म पर रुकी। ये एक बड़े रचनाकार की बहुत बड़ी क्वालिटी भी होती है। इस मामले में भी शेरलाल जी बहुत महत्वपूर्ण हैं।
एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं शिवलाल जी पर राज दरबारी पर तो शायद 2-4 दिन बोल सकता हूँ, और शिवलाल जी पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको उनको सारा पढ़ना पड़ता है। अगर आपने राज दरबारी पढ़ लिया तो मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र से लेकर कमलेश पांडे तक, रजनीकांत शुक्ल तक, नारायण जी तक, कंडारे से आई मीनाक्षी स्वामी तक, मीनाक्षी जी तक, ये सब लोग वो हैं जिन्होंने एक राज दरबारी पढ़ा और उसके बाद जितना शिवलाल जी का जन्म साहित्य मिला सारा पढ़ लिया। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि हमने उपन्यास पढ़ लिए, हमने उनका जो बाकी कथा साहित्य था, हमने उमरानगर में कुछ दिन, अगली शताब्दी का शहर, ये सब किताबें पता नहीं कहाँ चली। कारण कि राज दरबारी हमारे माथे पर, हमारे सिर पर इस तरह से हावी हो गया कि हमने बाकी चीज़ों पर ध्यान देना ही समझा। लेकिन मैं समझता हूँ कि साहित्य अकादमी की जो पहल है, ये पहल आने वाले समय में भी इस रूप में भी आए कि शिवलाल जी का विशेष रूप से उनके ग्रंथ तथा साहित्य का नए सिरे से मूल्यांकन हो, उनको दोबारा से पढ़ा जाए और पाठक देखें कि शिवलाल शुक्ल ने सिर्फ राज दरबारी नहीं लिखा है, विश्रामपुर का संत या मकान ही नहीं लिखा, सुनी घाटी का सूरज ही नहीं लिखा, उन्होंने उनकी देवी का झोला और एक देहाती की नज़र में शहर के 100 मीटर जैसी बेहतरीन व्यंग कथाएँ भी लिखी हैं। मित्रों, बीच में मैं चाहता हूँ कि मैं इन व्यंग कथाओं के कुछ अंश आपको इसलिए भी सुनाऊँ कि प्रसंग वक्रता है, कौतूहलप्रियता है, समापन बिंदु की श्रेष्ठता है, भाषाई कौशल है। भाषाई कौशल को तो मास्टर है शरद जोशी के बाद, शरद जोशी और शिवलाल जी तो भाषाई कौशल के मास्टर है, शरीर संतुलन के मास्टर है। विद्यावारिणी के खेल जितने शिवलाल जी और शरद जोशी ने खेले हैं, उससे तो ना परसाई के हैं, ना रविन्द्रनाथ त्यागी के हैं, किसी के यहाँ भी नहीं। लेकिन हम बस वहीं जाकर रह गए। मैं इनके कुछ अंश में आपको सुनाना चाहता हूँ जो मैंने निकाले अब तक के। तुम्हें ज़्यादा तो नहीं हो गया? रचना का शीर्षक है देहाती की नज़र में शहर के 100 मीटर। अंश देखिएगा कि पार्क के फाटक पर कई पोस्टर चिपके थे, उनमें सबसे बड़ा विज्ञापन था सिनेमा में चुंबन की समस्या पर विचार गोष्ठी। पढ़ने से पता चला कि मुंबई के कई मनीषी और कलाकार इस शहर के मनीषियों और कलाकारों के साथ बैठकर सिनेमा में चुंबन की समस्या का चुंबन करने वाले हैं। मेरे पाँवों में, अब देखिए व्यंग कहाँ से शुरू होता है, मेरे पाँवों में 2 रियाते बच्चों की उंगलियों की ठिठुरन थी, मेरे पीछे असंख्य काली हंसों का गोबर और फर्जी प्राइमरी स्कूल की गर्द थी, मेरे पीछे 98% हिंदुस्तानियों की भीड़ थी जो सिनेमा में चुंबन की भीषण समस्या के बारे में अनजान थे। इस विज्ञापन ने जैसे अकड़ कर मुझसे कहा, तुम अहमतों के लिए खाना पीना, कपड़े मकान यही सब समस्या है, तुम चुंबन जैसी असली समस्या को कैसे जान सकते हो। चिढ़कर मैंने फाटक से विज्ञापन फाड़कर नाली में फेंक दिया। फाटक की दीवार पर तब लिखा हुआ मिला यहाँ पर विज्ञापन चिपकाना मना है। व्यंग कहाँ से जाता है, हास्य के साथ चलता है, आसरा उस समय तक इस्तेमाल करता है जब तक कि वो उसकी उपयोगिता है, और जहाँ उसकी उपयोगिता खत्म होती है वहाँ व्यंग का तीखापन, वहाँ व्यंग की प्रखरता, व्यंग का जो प्रहात्मकता जो है वो अंत में आ जाती है। ये एक श्रेष्ठ व्यंग की पहचान भी होती है। श्रेष्ठ व्यंग प्रवणता उत्पादक इसी कारण भी कहा जाता है। एक और देखें, एक निर्लिप्त भावुक की कथा। संगीत से ही विश्व का कल्याण होगा, इस यकीन पर खड़े होकर उन्होंने पहले हारमोनियम बजाया, फिर सितार बजाया, फिर वायलिन बजाया, और ये तो उनके बजाय बजे नहीं, उन 4-5 वर्षों में पेट का भोंपू इतनी जोर से बजा
कि उनकी महिला मित्र ने ही उन्हें सलाह दी कि समाज सेवा का कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए, तब उन्होंने समझ लिया कि उन्हें रोटी चाहिए, वे समाज को खा नहीं सकते, खाने के लिए तो रोटियां ही चाहिए। तो ये जो एक गली से, हास्य की गली से, अखिलेश जी हमारे भी चाहते हैं, अच्छा लग रहा है। अब हास्य की गली से व्यंग की गली में प्रवेश करते हैं और कहीं पर भी उस लय को नहीं टूटने देते जो कहानी का आपका एक संस्कार है, जो कहानी की बद्धता है, आवश्यकता है, उसको आप कहीं नहीं टूटने देते और अंत तक आते आते आप बाकी सब चीज़ों को, हास्य को, विट को, आयरनी को, इन सब चीज़ों को दरकिनार करते करते जब अंत तक आते हैं, तब आपके पास तीन चीज़ें बचती हैं। या तो बचती है करुणा, या बचती है खीज, या बचता है आक्रोश। और जब आप ऐसी रचनाओं की सृष्टि करते हैं तब सही मायने में शुद्ध व्यंग पैदा होता है। और शुद्ध व्यंग पैदा करना, शुद्ध व्यंग कथा पैदा करना आसान नहीं है, और ऐसे ही आसान नहीं है शिवलाल शुक्ल होना। नमस्कार, धन्यवाद।